नमस्कार दोस्तों H3N2 के जो केसेस हैं वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में रिसेंटली उसमें स्पाइक देखने को मिला है। क्या है कि बहुत सारे लोग इसको कॉमन कोल्ड बोलकर जो है नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ कॉमन कोल्ड कहोगे तो यहाँ पर आपका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो इलनेस है वो काफी लंबी चलती है। आप देख सकते हो खबर, फ्लू ए H3N2 लीड सर्ज एज मल्टीपल रेस्पिरेटरी वायरसेस को सर्कुलेट इन दिल्ली एनसीआर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये H3N2 है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कॉमन कोल्ड से कैसे डिफरेंट है नॉर्मली जो वायरस सर्कुलेट हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये ऐसा सीजन आता है जब भी सीजन में चेंज वगैरह होता है, ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, रेनी सीजन आता है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि डिजीज में जो है थोड़ा सा स्पाइक हो जाता है। तो यहां पर भी आपको यही केस देखने को मिल रहा है कि अब गर्मी का धीरे धीरे मौसम स्टार्ट होगा, तो इसकी वजह से यहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है वो 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, तो ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, मेडिकल और जो लेबोरेटरी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर मतलब दिल्ली हो गया, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, पॉपुलेशन काफी ज्यादा रहती है। तो यहां पर ऑब्जर्व किया गया है कि रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है पॉपुलेशन में, उसमें इजाफा हुआ है अचानक से। यहां पर जो मेजर ड्राइवर है इसके पीछे, मतलब मेजर जो कारण है यहां पर रेस्पिरेटरी इलनेस का, वो है इन्फ्लुएंजा ए H3N2। अब देखिए, इन्फ्लुएंजा ए में अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे H1N1, या मतलब कई प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो आपका ह्यूमन पॉपुलेशन में भी जो है सर्कुलेट होते रहते हैं, तो उसमें से H3N2 भी है। और H3N2 के अलावा और भी कई सारे वायरसेस हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे इन्फ्लुएंजा बी हो गया, कॉमन कोरोना वायरसेस हो गए, तो इस तरह के और भी काफी सारे वायरस सर्कुलेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन है दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया में, वो मल्टीपल रेस्पिरेटरी वायरसेस से जूझ रही है एक ही समय में। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को को सर्कुलेशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ कई डॉक्टर्स का मानना है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली एनसीआर, पूरे नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो H3N2 इन्फ्लुएंजा की जो केसेस हैं उसमें स्पाइक हुआ है। लेकिन यहां पर जो फ्लू है उसको कई बार लोग जो है जस्ट कोल्ड बोलकर कि अरे थोड़ी बहुत ठंडी है, फीवर है, तो उसको थोड़ा बहुत बोलकर जो है उसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन सिचुएशन काफी कई बार क्रिटिकल हो जाती है। तो इसको यहां पर इग्नोर नहीं करना है। क्या होता है कि स्पेशली जो ओल्डर, मतलब जो एल्डर पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन है, क्रॉनिक इलनेस से कोई जूझ रहा है, तो उनमें अगर ये सर्कुलेट हो गया तो ये और ज्यादा घातक हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अभी हो क्या रहा है पूरे नॉर्थ इंडिया में, यहां पर लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो करंट वेव ऑफ इलनेस है, इट इज नॉट जस्ट सिंपल कोल्ड, ये काफी ज्यादा इंटेंस है। अगर आप सिम्टम्स देखोगे तो कोल्ड जैसा ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे काफ़ी ज़्यादा फीवर होती है, कफ होता है, सोर थ्रोट होते हैं, बॉडी में पेन होता है, हमेशा थकान जैसी लगती है, फटीग होता है। लेकिन इसकी इंटेंसिटी इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ऐसा ये बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि यहाँ पर कई जो पेशेंट्स हैं उनको फीवर 10-10 दिन तक चल रहा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, जरूर बताना कमेंट में कि आखिरकार चल क्या रहा है। यहाँ पर बहुत से लोगों को रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। नॉर्मल जो फीवर वगैरह होते हैं, कॉमन कोल्ड होता है, उसमें आपने देखा होगा मैक्सिमम 3 से या फिर मैक्सिमम 4 दिन तक, ठीक है, उसके बाद आप ठीक हो जाते हो। लेकिन इस केस में 10-10 दिन से ज्यादा लग जा रहे हैं ठीक होने में। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि H3N2 एक्चुअली है क्या। जैसा मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस में अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, उसी का ये सब टाइप है H3N2 एंड वन ऑफ द वायरसेस दैट कॉज सीजनल फ्लू। हर सीजन में आप देखोगे तो इसका जो है असर देखने को मिलता है, लेकिन अभी इसमें स्पाइक ज्यादा देखा गया है। इन्फ्लुएंजा ए की जब हम बात करते हैं तो इट सर्कुलेट्स इन ह्यूमंस और हर फ्लू सीजन में, और इसकी वजह से यहाँ पर जो केसेस हैं वो काफ़ी सीवियर हो जाते हैं, सांस लेने में कई बार तकलीफ होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस अगर आप देखोगे वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। देखो, प्रॉब्लम यही है ना कि जो वायरसेस होते हैं उनको भी पता चलता है कि हमारी बॉडी किस चीज़ से रेसिस्ट हो गई है, किस चीज़ से फाइट करने के लिए रेडी है, तो वो भी अपने आप को इवॉल्व करते हैं कि हमारे बॉडी में एंटर कर सकें और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें। तो वो एक चलता रहता है, एक जंग चलती रहती है। हमारी बॉडी सीखती है उससे कि हाँ अब हमें कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली जो है फाइट कर सकती है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर
कोई नया चीज आ गया, नया इवॉल्व हो गया, तो उसको फाइट करने में मुश्किल होता है। दैट इज वाई ये हमें फीवर और ये बाकी की चीजें जो हम देखते हैं वो देखने को मिलती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड की, तो कॉमन कोल्ड बाकी और बहुत सारे वायरसेस से हो सकता है, जैसे राइनो वायरसेस हो गए, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पर सिम्टम्स आपको सिमिलर मिलेगा और यहाँ पर बेसिकली जो इलनेस है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो फ्लू है वो स्टार्ट कैसे होता है। जब हम इन्फ्लुएंजा ए की बात करें H3N2, ये कब हमें फील होने लगता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में आते हो, कुछ ही घंटे बाद या फिर कुछ ही दिन में आपके सिम्टम्स निकलने लगते हैं। कॉमन कोल्ड के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंजा ए के केस में क्या होता है कि कुछ ही घंटे में जैसे ही आप वायरस के कांटेक्ट में आए, आपके बॉडी में सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। और सिम्टम्स कैसे होंगे, वही ज़्यादातर जो कॉमन कोल्ड वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसमें फीवर ज़्यादा होती है और इसके अलावा सीवियर फटीग होता है, बॉडी और मसल्स पेन होने लगते हैं, हेडेक हो गया, परसिस्टेंस कफ रहता है लंबे समय तक, सोर थ्रॉट हो गया, पसीना निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है। और स्पेशली बच्चों में क्या होता है, ज़्यादातर स्टमक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। अडल्ट्स में थोड़ा सा रेयर होता है, लेकिन अडल्ट्स में भी ये हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, इसकी वजह से जो हेल्दी पीपल हैं उनको भी काम करने में तकलीफ आती है। नॉर्मल जो उनकी एक्टिविटीज़ है, डेली एक्टिविटीज़, उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। अगर हम कॉन्ट्रास्ट में बात करें कॉमन कोल्ड के मुकाबले, तो कॉमन कोल्ड के भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे माइल्ड होता है, इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता। यहाँ पर भी रनिंग नोज हो गया, स्नीजिंग हो गया, माइल्ड सोर थ्रॉट हो गया, ये सब देखने को मिलता है। कोल्ड जैसा मैंने आपको बताया, इतना हाई फीवर नहीं होता है कोल्ड के केस में, लेकिन इन्फ्लुएंजा ए के केस में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि H3N2 इतना वर्स क्यों है कोल्ड के मुकाबले। देखो, H3N2 मैंने बताया ये इन्फ्लुएंजा फैमिली का पार्ट है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जो वायरस है वो हमारे पूरे बॉडी में जो है स्प्रेड होती है। ये एक चीज समझना है आपको। अब जो कॉमन कोल्ड है वो उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता, लेकिन ये जो फ्लू है इन्फ्लुएंजा है, ये हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होती है वायरस, एंड दैट इज़ वाई हमारी पूरी बॉडी जो है पेन से गुजर रही होती है, फीवर होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है, एंड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसा मैंने आपको बताया, एक वीक या उससे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। अगर इन्फ्लुएंजा ए होता है ना, तो हो सकता है कि अगर आपने सही से ट्रीटमेंट ना लिया हो, तो इसकी वजह से न्यूमोनिया, जो लंग इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई डॉक्टर्स जो है एम्फोसाइज करते हैं कि आप इसको कोल्ड बोलकर जो है नज़रअंदाज मत करिए। अच्छा, क्रिटिकल साइंस में वार्निंग्स में आपको बताता हूँ जो आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर फीवर 3 दिन से ज़्यादा है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तुरंत आपको उस पर ध्यान देना है। ऑक्सीजन, जो आजकल तो बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस आ गए हैं, घरों में आप लोगों के पास होंगे, तो ऑक्सीजन जो लेवल है वो 92% से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो सिम्टम्स हैं, मतलब इनिशियली हो सकता है आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, लेकिन उसके बाद सिम्टम्स और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, तो उस केस में तुरंत डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए। आपको और कमजोरी महसूस होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो ये सारी चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है, एंड दैट इज़ वाई ये आपका वार्निंग साइन है। इस तरह का कोई भी सिग्नल मिलता है तो तुरंत यहाँ पर उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर कौन से लोग रिस्क पे होते हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है लोगों के लिए वो है यंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं, ओल्डर एडल्ट्स हो गए, एल्डर पॉपुलेशन, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, और वो लोग जिनको क्रोनिक इलनेस है, जैसे डायबिटीज़ है, अस्थमा है, हार्ट है, लंग डिजीज़ है, तो उन सब लोगों को और ज़्यादा एक्स्ट्रा सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो इंडिविजुअल जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये जो ग्रुप्स हैं, नॉर्मली आप देखोगे तो उनको अगर कॉमन कोल्ड भी होगा ना, तो उनके अंदर सिवियरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा बेटर नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो तुरंत सपोर्टिव केयर चाहिए, रेस्ट करना है, पानी, फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है अभी फ्लूइड। और फीवर जो है उसको रिड्यूसर, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, जब भी मुझे होता है तो मैक्सिमम मैं पैरासीटामॉल, जो प्लेन पैरासीटामॉल होता है, वो लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं लेता हूँ, तो ये बेटर रहता है। कफ से रिलीफ हो गया। तो इसके अलावा एंटीवायरल अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो कई सारे जो एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं, कई बार वो डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करेगा तो ही यहाँ पर लेना है, खुद से नहीं लेना है। एंटीबायोटिक्स डज नॉट वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शन अनलेस अ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको वायरस है, अगर मान लो वायरस एंटर कर रहा है बॉडी में, तो आप एंटीबायोटिक कई बार लोग ले लेते हैं, खुद से ही ले लेते हैं। अरे एंटीबायोटिक कैसे करेगा, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल ड्रग्स लेना पड़ेगा ना।
एंटीबायोटिक्स डॉक्टर आपको तभी रेकमेंड करेगा जब कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है आपके बॉडी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। और प्रिवेंशन तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर प्रिवेंट कर लो अपने आप को तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्रिवेंशन का सबसे बड़ा जो साधन है वो है आपका वैक्सीन। वैक्सीन जो है सबसे ज़्यादा आपको सेफ रखता है, लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी है, हो सकता है इन्फ्लुएंजा ये, लेकिन सीवियरिटी उतनी नहीं होती अगर वैक्सीन लिया हुआ है। फिर हाइजीन और बिहेवियर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैंड वॉश करना, वेयरिंग मास्क। आई डोंट थिंक इससे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड में बहुत ज़्यादा लोगों ने सीख लिया इसको लेकर। बट आई होप कि दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया में ये जो H3N2 की बात हो रही थी, आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर जो एडिस मॉस्किटोज होते हैं उनसे कौन से डिजीज ट्रांसमिट होते हैं इनमें से, ये आपको बताना है, स्पेशली एडिस मॉस्किटो से, मच्छरों से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें 2027 की स्पेशली, तो ये बैच हमारा अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर दिया है यहाँ पर, कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।